दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका को किया खारिज। अदालत ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। शहरी विकास मंत्री ने विपक्ष पर परियोजना को लेकर झूठी कहानी गढ़ने का लगाया आरोप। कहा, निर्माण के दौरान किसी भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को नहीं पहुंचेगा नुकसान। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी। कोविड के दैनिक नए मामले घटकर करीब 1,52,000 के स्तर पर पहुंचे। पिछले 52 दिनों में दैनिक नए मामले सबसे कम। पिछले 24 घंटों में 2,38,000 से अधिक मरीज उपचार कराकर हुए स्वस्थ। रिकवरी दर बढ़कर 91.60% हुई। कोविड की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही कई राज्यों ने शुरू की अनलॉक की प्रक्रिया। दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों में 4 दीवारी या परिसर में निर्माण और उत्पादन इकाई को चलाने की छूट। हिमाचल में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हफ्ते में 5 दिन खोलेंगी दुकानें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और हमीरपुर में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की रखी आधारशिला। सेवा ही संगठन अभियान के तहत राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बारहवीं की परीक्षा स्थगित करने को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। केंद्र गुरुवार तक अपना जवाब करेगा दाखिल। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा, इस मामले पर बैठक में जल्द लिया जाएगा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज अपना फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट पर काम चलता रहेगा और रोक वाली याचिका को खारिज किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ बेहद ज़रूरी प्रोजेक्ट है, इसे अलग रखकर नहीं देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता ने कोरोना महामारी को आधार बनाकर रोक लगाने की मांग याचिका में की थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी रखने पर दिल्ली हाई कोर्ट की मुहर लगने के बाद सत्ता पक्ष ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद की नई इमारत बनाने के पीछे तर्क रखा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा पर पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों की ओर से झूठी जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 परियोजनाएं, नई संसद की इमारत और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण किया जा रहा है। सरकार की 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ संसद की नई इमारत में मनाने की योजना है। कॉस्ट पे मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें इन्होंने बोला कि पता नहीं कितने हजार करोड़ एक किसी के आवास बनाने में लग रहे हैं, किसी ने कुछ बोला। इस समय 2 प्रोजेक्ट्स आर अंडर इंप्लीमेंटेशन एंड दोज आर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू राजपथ, उसकी ब्रॉडनिंग। ये क्यों प्रायोरिटी बेसिस पे ये 2 सेगमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं? क्योंकि 2022 में 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, वी हैड ऑलवेज प्लान्ड कि दीज विल बी हेल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। केंद्रीय मंत्री ने महामारी के दौरान इन परियोजनाओं पर होने वाले खर्च को लेकर उठाए जा रहे प्रश्न पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए अलग से ही प्रावधान के लिए आवंटित किए हैं। टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की। और इसमें रिलेशनशिप क्या है विद द पेंडेमिक? 20,000 करोड़ का खर्चा आप महामारी के दौरान कर रहे हैं, इस पैसे को आप लगाइए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे।
वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे भी आई एम क्वाइट हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। 35,000 करोड़ केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए एलोकेट किया है और मैंने आज तक कहीं से नहीं सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस पे पर्सनल मीटिंग्स ली हैं और कोई पैसे की कमी होगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तो देयर इज एनफ मनी। हरदीप पुरी ने कहा है कि दिसंबर के अंत तक देश में नागरिकों के लिए पर्याप्त टीके होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन दोनों निर्माताओं को अतिरिक्त टीकों के लिए मई, जून और जुलाई के लिए पहले ही अग्रिम भुगतान कर दिया है। हमारे यहां जितनी वैक्सीन प्रोडक्शन की हमने एंटिसिपेट की थी उससे ज्यादा नाउ वी हैव मेड द अरेंजमेंट्स। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मई, जून और जुलाई के लिए हमने एडवांस पेमेंट की है दोनों जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एडिशनल वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए। और अगस्त से लेकर दिसंबर तक 2013 करोड़ एडिशनल डोजेज मिल जाएगी। दिसंबर के एंड तक देयर विल बी इनफ वैक्सीन फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,52,734 नए मामले बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 52 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,38,000 से अधिक मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 20,26,092 है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 3,128 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,29,100 हो गया है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 21,31,54,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,18,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि देश भर में 30 मई तक कुल 34,48,66,883 नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें 30 मई को 16,83,135 नमूनों का परीक्षण 24 घंटे में किया गया। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आ रही है। इसको देखते हुए कई राज्य अब धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं, तो कई राज्यों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी है, तो वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने पाबंदी बढ़ाने की घोषणा की है। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, जिसमें 2 तरह की छूट दी गई हैं। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में 4 दीवारी या परिसर के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाज़त होगी। वर्क साइट के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकेगी, लेकिन इन सभी गतिविधियों के दौरान कोरोना से जुड़ी सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, जिसमें फेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। वहीं वर्कर्स को ई-पास के जरिए मूवमेंट की इजाज़त होगी। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। लॉकडाउन में ये ढील 1 जून से लागू होगी। इसके तहत प्रदेश में शनिवार, रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि 600 से ज़्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके से छूट नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। ऐसे में लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 600 से ज़्यादा एक्टिव केस वाले 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। वहीं शनिवार और रविवार को प्रदेश में पहले की तरह वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में ये कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 600 से अधिक है, वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.8% पर पहुंच गया है। रिकवरी रेट करीब 95.5% पर आ गया है। कई जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो कहीं 1 जून से शुरू हो रही है। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य में अब 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चल सकती हैं।
दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूले पर खोला जाएगा। 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू भी जारी रहेगा। उधर हिमाचल प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर में काबू किए कोरोना के कर्फ्यू के बाद आज से अनलॉक 1 शुरू होने जा रहा है। अब प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 5 घंटे सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं सरकारी दफ्तरों में भी 30% स्टाफ आएगा। दूध, ब्रेड, दवाओं आदि की दुकानें हमेशा की तरह शनिवार और रविवार को भी खोली जा सकेंगी। वहाँ महाराष्ट्र में जारी लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह 15 जून तक जारी रहेगा। जिले के केस टैली के आधार पर कुछ छूट और प्रतिबंध लागू होंगे। भारतीय रेल सभी बाधाओं को पार करते हुए तथा नए समाधान निकालकर देश के विभिन्न राज्यों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाना जारी रखे हुए है। इसी कड़ी में गुजरात के हापा से 7 टैंकरों में 129 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। ये ऑक्सीजन कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं गुजरात के कनालुस में 10वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस 4 कंटेनर टैंकरों में 70.06 टन MLO के साथ आंध्र प्रदेश पहुंची है। भारत सरकार को विभिन्न देशों संगठनों से कोविड-19 राहत, चिकित्सा आपूर्तियों और उपकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है। इन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल वितरित किया जा रहा है। अब तक कुल मिलाकर 18,265 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 19,085 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 15,256 वेंटिलेटर VIPAP, 7.7 लाख रेमडेसिविर शीशियां, 12 लाख फेवी पिराविर टैबलेट को सड़क और वायु मार्ग के माध्यम से राज्यों तक पहुंचाया गया है। भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर और हमीरपुर में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही हिमाचल के लिए मेडिकल उपकरण व सहायता सामग्री भी भेजी गई है। बीजेपी नेता और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस राहत सामग्री को एकत्रित किया और इस अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि जहां एक ओर कोरोना काल के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं बाकी दल के नेता क्वारंटाइन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान पर विपक्षी दलों के नेता राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। हम इस वर्ष को सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि आपदा का समय है, संक्रमण का समय है। हम लोग कोई जश्न जुलूस नहीं निकालेंगे और हम इस तरीके का कार्यक्रम न करते हुए सेवा ही संगठन इसको अपना लक्ष्य मानते हुए सेवा दिवस मनाएंगे। हमने तय किया था कि हम 1 लाख गांव में करोड़ों कार्यकर्ता हमारे जुटेंगे और वहां सेवा का कार्य करेंगे, भोजन का वितरण करेंगे, अन्य कार्य करेंगे। मेरे पास अभी तक 20 राज्यों की रिपोर्ट्स आई हैं, बाकी आज दोपहर बाद तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। लेकिन हमने इन 20 राज्यों में ही 1 लाख से ज़्यादा गांवों को करोड़ों कार्यकर्ताओं ने विकास की दृष्टि से और उनके सेवा की दृष्टि से उससे जुड़े हैं। ये रिपोर्ट हमारे पास आई है। उसी तरीके से हमने तय किया था कि 50,000 हम ब्लड यूनिट्स इकट्ठा करेंगे 3 दिनों में, 28, 29 और 30। मुझे खुशी है कि हम उस टारगेट के नज़दीक पहुंच गए हैं और बहुत जल्द जब सारी रिपोर्ट इकट्ठी होगी तो हम उसको भी टारगेट को क्रॉस कर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मंडी के करसोग की अति दुर्गम पंचायतों में वैक्सीनेशन करने के लिए हेल्थ विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। शुक्रवार को जहां दूर दराज की सरते योला पंचायत में चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। रोड साइड से 5 से 6 किलोमीटर दूर इस कठिन क्षेत्र में हेल्थ विभाग की टीम जान हथेली पर लेकर पहुंची और यहां पंचायत भवन में चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को टीका लगाया गया। आज़ादी के 7 दशक बाद भी अभी तक सरते योला पंचायत सड़क सुविधा से नहीं जुड़ी है। अति दुर्गम इस पंचायत मुख्यालय तक हेल्थ विभाग की टीम को खतरनाक रास्ते से होकर बहुत मुश्किल से वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचना पड़ा। यहां तक कि एक जगह पर तो हेल्थ विभाग की टीम को JCB की बकेट में बैठकर रास्ता पार करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने कठिन भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरते योला पंचायत के बुजुर्गों को पंचायत में टीकाकरण का निर्णय किया। इसके लिए स्थानीय प्रधान तिलक वर्मा ने BMO करसोग सहित हेल्थ विभाग की टीम का आभार प्रकट किया है।
अरुणाचल प्रदेश के लोगों में सामुदायिक भावना हमेशा से मजबूत रही है। राज्य के लोअर दिबांग वैली जिले के कोरोनू गांव में एक बार फिर से इसकी मिसाल देखने को मिली। दरअसल कोरोनू गांव में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी से चिंतित ग्रामीणों ने आपस में विचार विमर्श कर गांव में बीते 28 मई से लॉकडाउन लगा दिया। और अच्छी बात यह रही कि गाँव के लोग इस लॉकडाउन का गंभीरतापूर्वक पालन करते रहे। हमारे संवाददाता प्रेम बिखू और प्रियभांशु रंजन को कोरोना विलेज यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अचो पुलू ने बताया कि गांव में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन का ग्रामीणों द्वारा पालन किया जा रहा है और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होने पर वॉलंटियर्स कोविड एसओपी पर अमल करते हुए उनकी मदद कर रहे हैं। वहीं कोरोनू गांव की ही रहने वाली बोगी मैना ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लगाए गए लॉकडाउन के लिए वह गांव के युवाओं और जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करती हैं और अन्य गांवों को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण कायम किया जा सके। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वह 2 दिनों में 12वीं की सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने या रद्द करने पर अंतिम फैसला लेगी। केंद्र ने अदालत के सामने अपना फैसला रखने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को सूचित किया है कि फैसला लेने के लिए एक बैठक बुलाई गई है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने कहा कि सरकार उचित फैसला ले सकती है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले साल की नीति का पालन किया जाना चाहिए और अगर सरकार उस नीति से पीछे हटती है तो उसे इसका कारण बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। हर वर्ष 31 मई को तंबाकू से होने वाले नुकसान और मौतों को देखते हुए लोगों को शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के तमाम प्रयासों की वजह से आज भारत में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से कमी आई है। साथ ही सरकार धूम्रपान छोड़ने वालों के लिए क्विट लाइन सर्विस भी मुहैया करा रही है। ये देखा गया है कि जो टोबैको यूज़र्स हैं उनकी संख्या के अंदर 6% की कमी आई है। 34.6% से लेकर अब वो 28.6% तक वो संख्या आई है जो लास्ट ऑन रिकॉर्ड स्टडी भारत के पास अवेलेबल है। और ये भारत सरकार के लगातार तंबाकू निषेध के संदर्भ में जो आंदोलन विकसित किया जा रहा है उसके संदर्भ में है। भारत सरकार ने तंबाकू छोड़ने वाले लोगों को सहायता करने के लिए क्विट लाइन सर्विसेज इनकी सुविधा देशवासियों के लिए उपलब्ध करा रखी है। और जब इसके आंकड़ों को भी मैं अध्ययन करता हूं तो ध्यान में आता है कि जहां इनके ऊपर एक महीने में कुछ समय पहले 20,000 के लगभग कॉल्स आती थी, वहां आज हमारी 2.5 लाख से ज़्यादा कॉल्स क्विट लाइन सर्विसेज के ऊपर आती हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस साल यानी साल 2021 का थीम है कमिट टू क्विट यानी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह चेतावनी दी है कि धूम्रपान करने और अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को कोरोना से मौत का खतरा 50% अधिक होता है। इसलिए कोरोना संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए धूम्रपान जैसे तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने की भलाई है। और खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगले महीने जिनेवा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली शिखर वार्ता के दौरान पुतिन से मानवाधिकारों के नियमों का सम्मान करने का आग्रह किया जाएगा। जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन 16 जून को मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों नेता कई प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हाल के वर्षों में अमेरिका और रूस के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। यूक्रेन, साइबर सुरक्षा, मानवाधिकार और अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों पर दोनों देशों में मतभेद रहे हैं। भारतीय तटरक्षक आईसीजी द्वारा श्रीलंका के कोलंबो के पास समुद्र में कंटेनर पोत एमवी एक्सप्रेस पर्ल में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए अथक परिश्रम जारी है। श्रीलंका के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से 25 मई 2021 से चल रहा अग्निशमन अभियान 24 घंटे जारी है, जिसे ऑपरेशन सागर आरक्षा 2 नाम दिया गया है।
जो भारत और श्रीलंका के बीच बढ़ते सामुद्रिक सहयोग का प्रतीक है। वर्तमान में 3 ICG जहाज और श्रीलंका द्वारा तैनात 4 टग्स इस अभियान में शामिल हैं और भारी भरकम बाहरी अग्निशमन प्रणाली के माध्यम से फोम समाधान समुद्री जल का लगातार छिड़काव कर रहे हैं। निरंतर जारी संयुक्त अग्निशमन प्रयासों के परिणाम स्वरूप सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं और आग के नियंत्रण में होने के संकेत बढ़ रहे हैं। अब धुआं भी कम हुआ है। आग को पोत के पीछे के क्षेत्र के पास तक सीमित किया गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में तख्ता पलट के बाद पश्चिमी अफ्रीकी गुट इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ने माली की सदस्यता निलंबित कर दी है। माली में जारी राजनीतिक संकट को देखते हुए एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, जिनमें पश्चिमी अफ्रीकी गुट ने कई मांगों के साथ माली को अपने गुट से हटा दिया है। पश्चिम अफ्रीकी गुट के सदस्यों ने कहा है कि माली में जल्द ही एक नई सरकार का गठन किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि संक्रमण में वृद्धि को जल्द काबू में लाने के लिए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। उन्होंने कई नागरिकों के मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे एहतियाती नियमों का पालन न करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने सामाजिक समारोह में लोगों की संख्या को सीमित करने की भी घोषणा की है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 17 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण में अब तक 35,56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व भर में 15 करोड़ 31 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना के सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 40 लाख से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख से अधिक है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा हो गए हैं। और खबर खेल के मैदान से जुड़ी हुई। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के पहले ही दिन पुरुष वर्ग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जब 2 बार के फाइनलिस्ट और चौथी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को अनुभवी स्पेन के पाब्लो इंडुजार से हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंडुजार ने डोमिनिक थीम को 5 सेट तक चले मुकाबले में 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी है। वहीं यूनान के स्टेफानोस सित्सिपास ने पहले दौर की बाधा पार की है। उन्होंने फ्रांस के जेरेमी चार्डी को 7-6, 6-3 और 6-1 से शिकस्त दी है। पहले सेट को टाई ब्रेकर तक ले जाने के बाद दूसरे सेट और तीसरे सेट में जेरेमी चार्डी सित्सिपास के सामने कुछ खास चुनौती पेश नहीं कर सके और बाकी के दोनों सेट भी हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। जापान के केई निशिकोरी ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने पहले दौर के मुकाबले में क्वालिफायर इटली के अलेसांद्रो गियानेसी को 5 सेट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-4, 6-7, 6-3, 4-6 और 6-4 से शिकस्त दी है। वहीं बात अगर महिला एकल वर्ग में करें तो पूर्व नंबर 1 एंजेलिक कर्वर को लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम के पहले दौर में हार कर बाहर होना पड़ा है। 26वीं वरीयता प्राप्त एंजेलिक कर्वर को यूक्रेन की क्वालिफायर एनहेलिया कालिनिया ने 6-2, 6-4 से शिकस्त दी है। हालांकि बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका पहले दौर के मैच को जीतने में सफल रही। उन्होंने 2009 की फ्रेंच ओपन विजेता स्वेतलाना कुजनेत्सोवा को 6-4, 2-6, 6-3 से शिकस्त दी और दूसरे दौर में प्रवेश किया है। पहला सेट हारने के बाद कुजनेत्सोवा ने दूसरे सेट में वापसी कर मैच को रोमांचक बना दिया, लेकिन तीसरे सेट में वे अजारेंका के शानदार फोरहैंड के सामने टिक नहीं पाई और मुकाबला गंवा बैठी। इस साल की ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता जापान की नाओमी ओसाका ने भी दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने रोमानिया की पेट्रिशिया मारिया टिक को सीधे सेट में 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। बात तो बॉक्सिंग की करते हैं। भारत की पूजा रानी ने दुबई में चल रहे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना खिताब बचाने में सफलता हासिल की है, जबकि MC मैरी कॉम सहित 3 अन्य महिला बॉक्सरों ने सिल्वर मेडल से संतोष किया है। पूजा ने रविवार को दुबई में जारी 2021 ASBI एशियाई महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मावलुदा मेल्दोनोवा को एक तरफा अंदाज से हराते हुए भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया।
साल 2019 में खिताब जीतने वाली और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी पूजा रानी ने मोल्दोनोवा को 5-0 से शिकस्त दी। वहीं 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरी कॉम को रविवार के दिन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निराशा हाथ लगी। उन्हें 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की नाजिम किजाएवी से हार मिली और सिल्वर मेडल से एमसी मैरी कॉम को संतोष करना पड़ा। अमेरिका और हांगकांग के पर्वतारोहियों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करके 2 नए कीर्तिमान रच दिए हैं। अमेरिका के आर्थर मोइरो एवरेस्ट फतह करने वाले अमेरिका के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। वहीं हांगकांग की पर्वतारोही सांग हिंग टंग एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई हैं। आर्थर मोइर 75 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बने हैं। आर्थर मोइर ने पहले ये रिकॉर्ड बिल बुर्के के पास था, जिन्होंने 67 साल की उम्र में साल 2009 में इस चोटी को फतह किया था। दूसरी ओर हांगकांग की पर्वतारोही सांग यिनहंग ने माउंट एवरेस्ट पर किसी महिला द्वारा सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। 44 वर्षीय सांग ने 25 घंटे और 50 मिनट में एवरेस्ट को फतह कर लिया। तो इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।